अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज सुबह भारत की सर्वोच्च अदालत ने भारत की सरकार को बहुत बड़ा झटका देते हुए वक्फ अधिनियम 2025 के तमाम प्राविधानों पर रोक लगा दी। इस स्टे की वजह से ये पूरा का पूरा कानून वैसे तो कंप्लीट स्टे नहीं है, लेकिन जितने प्राविधानों पर, जितनी धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, उससे ये पूरी का पूरा अधिनियम फिलहाल तो निष्प्रभावी है, लेकिन ये रिलीफ इंटरिम है, ये स्टे इंटरिम है। फाइनल वर्डिक्ट इस मामले का आना बाकी है। आगे सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होती रहेगी। बहन भाइयों, जिसके बारे में महीनों बहस चली, हफ्तों बहस चली, दिन भर डिबेट्स चली, खबरें चली, आखिरकार भारत की सर्वोच्च अदालत ने जब इंसाफ की कसौटी पर, जब संविधान की कसौटी पर वक्फ अधिनियम 2025 को कसा, तो उसमें तमाम उसके प्रावधानों में प्राथमिक तौर पर भारत की सर्वोच्च अदालत को इसमें बहुत खामियां मिली हैं, बहुत कमियां मिली। इसके कारण इसके 6 महत्वपूर्ण धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रोक लगा दी है, स्टे लगा दिया है। अब इसे निष्प्रभावी कर दिया गया है। वैसे अपने जो इंटरिम फैसला है, अंतरिम फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें अदालत ने कहा है कि अंतिम फैसला नहीं है, अंतिम फैसला जब आएगा तब उस पर और स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल हम इन धाराओं पर रोक लगाते हैं जिनको लेकर हमारे संविधान में जो कहा गया है और जो इस कानून में है उसमें मैच नहीं हो रहा, लिहाजा फिलहाल हमें इस पर स्टे ऑर्डर देते हैं। तो क्या है ये वक्फ अधिनियम 2025? वैसे तो आप सब इससे बहुत वाकिफ होंगे। वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट के बदलाव के लिए भारत की सरकार एक बहुत विवादित कानून लेकर आई थी, जो बहुत लंबे समय तक जेपीसी में था। उस पर लाखों लोगों की कंसल्टेशन ली गई थी। देश के सभी प्रांतों में जेपीसी ने ट्रेवल किया था। जितने भी स्टेक होल्डर थे, ज़्यादातर की उसमें राय ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद इसको जो जेपीसी के माध्यम से जो कानून पारित हुआ सदन से, उसमें बहुत खामियां फिलहाल प्राथमिक तौर पर दिखी। तो जो मेजर, वैसे तो 6 हैं, लेकिन 3 मेजर जो इसमें मामले हैं उसमें बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों में इस अधिनियम की जो शार्पनेस थी वो प्रभावित हुई है, यानी इसके दांत फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिए हैं। तो क्या फिर ये कारगर रह गया है? वैसे कानूनी दृष्टि से ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक पत्रकार के दृष्टिकोण से, एक आम आदमी के दृष्टिकोण से ये कानून अब किसी लायक नहीं रह गया सुप्रीम कोर्ट के इस स्टे के बाद। ये वही है जैसे किसी का हाथ काट दो, पैर काट दो और कह दो नहीं आपने जिंदा रहना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून का फिलहाल यही हाल किया है। लेकिन अब जब आने वाले वक्त में इसके बारे में विस्तृत फैसला आएगा, तब इसके बारे में अवगत होगा, जिसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये कोई आसान मामला नहीं है। ये बहुत ही टिपिकल मामला है और इस पर जब कोर्ट की तरफ से सारे मसले सामने होंगे तब स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल ये भारत की सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, जिसे संसद ने पास किया, वो कानून अदालत ने रोक दिया। भारत की सर्वोच्च अदालत को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि वो जुडिशियल रिव्यू के नाम पर वो इस तरह के कानूनों का रिव्यू कर सकता है जो भारत के संविधान की आत्मा, उसकी धाराओं और उसमें कही गई बातों के अगर कोई भी चीज़ विपरीत है तो भारत की सर्वोच्च अदालत उस पर रोक लगा सकती है। ये अख्तियार, ये हक संविधान ने भारत की सर्वोच्च अदालत को दिया हुआ है, जिसका एक्सरसाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 2025 के तमाम प्राविधानों पर स्टे लगा दिया है। तो अब इससे क्या हालात बदलेंगे? बहनों भाइयों, इससे हालात कुछ नहीं बदलेंगे, राजनीति जरूर बदलेगी। जैसे कि वक्फ अधिनियम में शुरुआती वक्त में बड़ा पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश दोनों तरफ से हुई। घंटों, महीनों, हफ्तों डिबेट चली, 24 घंटे डिबेट चली। एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन दोनों तरफ से हुआ, लेकिन इसका लाभ कोई आम मुसलमानों को मिलने वाला नहीं था। तो इसका लाभ किसको मिलने वाला था? बहनों भाई, उसकी 2 शाखाएं थी। एक शाखा थी जो इसके विरोध में खड़ी हुई थी, दूसरी वो जो थी जो चाहती थी कि इसका पॉलिटिकल माइलेज लिया जाए। तो एक प्रबंधन, दूसरा माइलेज, ये इसकी 2 शाखाएं थी।
लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक अंतरिम फैसले में दोनों तरफ की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। तो फिलहाल यह मामला अब लटक गया है, अटक गया है, भटक गया है और निष्प्रभावी भी हो गया है। लेकिन इसके तमाम प्राविधान अभी भी लागू हैं। लेकिन नटशेल में ये कहेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट का जब तक विस्तृत ऑर्डर नहीं आएगा, इसको लागू करना आसान बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब भी कुछ करने चलेंगे सुप्रीम कोर्ट का वो इंटरिम ऑर्डर एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह होगा जो किसी को भी फाइल विस्तारित करने में रोक लगाएगा। तो आज आए कुछ बयान सुन लें, फिर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फायदा पहुंचाने वाला है। देश के लिए बहुत अच्छा जजमेंट आया और डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए ये जजमेंट बहुत अच्छा संकेत है। हम तो ये चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इसका एक फाइनल डिसीजन दे दे पूरा एक्ट के ऊपर, कि बीजेपी की सरकार ये पूरी कोशिश करेगी कि वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाया ना जाए। बीजेपी की सरकार ये पूरी कोशिश करेगी कि वक्फ, सुनिए, वक्फ की इनकम में इजाफा ना हो। बीजेपी की सरकारें पूरा ये कोशिश करेगी कि जहां पर वक्फ की प्रॉपर्टीज पर एनक्रोचर्स है और उन पर केस नहीं डाला गया, वो लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई करके उनको मालिक बना देगी। पार्लियामेंट में हम लोग अपना पक्ष ये रख रहे थे कि वक्फ में हस्तक्षेप न करे सरकार। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और न्याय देगा। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और न्याय देगा और न्याय मिलेगा। तो बहनों भाइयों, आज की इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी बीजेपी के प्रवक्ता हैं और उनके आदर्श प्रवक्ता कांग्रेस कमेटी से सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर फर्रुख खान हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता, SM अशरफ जाने माने स्कॉलर, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हीरो वाजपेयी जी, ये तो सिर मुड़ाते ओले पड़ रहे हैं सर। आजकल आपके हर दांव कुछ न कुछ गड़बड़ा जा रहे हैं। अब मैं देख रहा हूं कि वक्फ अधिनियम 2025 इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों में जिनको आपने बहुत प्रचारित और प्रसारित किया था, उन सब पर स्टे लगा दिया गया है। ये क्या हुआ सर? नहीं ब्रजेश जी, इस तरह से इसको देखना उचित नहीं है। बहुत बड़ा संशोधन अधिनियम आया 2025 का। कई सबसे ज्यादा देर तक किसी पर डिस्कशन हुआ तो इसी पर हुआ संसद में, और वो पारित हुआ। और पारित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, 4-5 लोग गए, उन्होंने उसमें कुछ आपत्तियां दर्ज की और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों पर आंशिक रोक, अंतरिम रोक लगा दी है। लेकिन पूरा कानून वैसे का वैसा ही है, उसे खारिज नहीं किया गया। और लोकतंत्र में इस बात पे मुहर लग गई कि संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाता है संसद के अंदर, उसे खारिज नहीं किया जाना चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण, और उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, उसमें शासन संरचनाओं पर बातचीत होनी चाहिए, उसमें एक बहुत ही ऐसी तरह से होनी चाहिए आम वक्फ से जो आम लोगों को मिलना चाहिए, गरीब मुसलमानों को जो निरीह है उनको फायदा मिलना चाहिए, उस पर आज मुहर भी लगी है। केवल ये देखना कि 3-4 कानूनों पर अंतरिम रोक लगा दी गई, मेरा लगता है कि एक बहुत बड़े कानून के 3-4 अंश देखना सही निष्पक्ष नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये कानून पूरी तौर से, तो इसकी बहुत सारी धाराएं ऐसी, यदि आप हमें समय देंगे तो मैं ये बताऊंगा कि क्या क्या चीज जो जरूरी थी वो एज इट इज है। जो 3-4 चीजों पे उन्होंने रोक लगाई है वो अपनी जगह है। कुछ पे सरकार को उन्होंने कहा ये तभी लागू हो सकती है जब इस पर आप कोई साफ प्रावधान बनाएं। उसमें भी सरकार को उन्होंने समय दिया है कि आप इस पे सही प्रावधान बनाएं तो इसको तब लागू किया जा सकता है। आप इनके बोर्ड में जबर
जबरदस्ती गैर मुस्लिम घुसाना चाहते थे। ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट से इसको किया जा सकता है, कलेक्टर को नहीं किया जा सकता। और हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने उन आदेश के आलोक में जो जरूरी चीजें करनी है वो इसमें पूरी की जाएंगी। वक्त अधिनियम वैसे का वैसा ही है और ये आज की डेट में लागू सर, ये है। वैसे का वैसा नहीं है माय डियर फ्रेंड, ये वैसे का वैसा नहीं है। इसमें 3 महत्वपूर्ण प्राविधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। एक, आप इनके बोर्ड में गैर मुसलमानों को घुसाना चाहते थे, नहीं, आपने कहा कलेक्टर करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। अवसर दे तो ये चीजें काफी साफ होनी चाहिए। आम जनमानस को पता लगना चाहिए कि क्या हुआ और क्या नहीं। जैसे सेक्शन 3R, मालिकाना हक की जरूरत किसी भी संपत्ति का वक्फ करने के लिए व्यक्ति का संपत्ति पर स्वामित्व होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एकदम सही। सेक्शन 3RI, वक्फ बाय यूजर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट को सही नहीं माना और कहा कई बार इसका गलत प्रयोग होता है, इस पर रोक जारी रहेगी। सेक्शन सर, आपका मुख्य अभियान तो डिरेल हो गया ना, को वक्त घोषित नहीं किया जा सकता, ये लागू है। सेक्शन 3D, संरक्षित स्मारकों और क्षेत्रों को वक्त घोषित नहीं किया जा सकता है, लागू है। सेक्शन 3E, ट्राइबल लैंड और सूचित क्षेत्र की जमीन को वक्त नहीं घोषित किया जा सकता है। सेक्शन 36(1), सभी वक्त को रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए, जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको वक्त नहीं माना जाएगा। सेक्शन 36(1)A, किसी भी नए वक्त के लिए लिखित वक्त दस्तावेज होना चाहिए, बिना लिखित दस्तावेज के वक्त नहीं माना जाएगा। सेक्शन 9 और 14, गैर जुड़ी वाजपेयी जी, उसमें भी माना हम लोग कोर्ट रूम में नहीं है, थोड़ा पॉलिटिकल बात करते हैं, होने चाहिए, माना कि गैर हिंदू होने चाहिए। सेक्शन 36(7)A, यदि कलेक्टर यह रिपोर्ट देता है कि भूमि विवादित है, सरकारी स्वामित्व वाली है, तो वक्त का रजिस्ट्रेशन रोका जा सकता है। इस पर अदालत की कोई रोक नहीं। बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु में पढ़ता जाऊंगा तो बहुत पढ़ते जाएंगे। जो सर, ये तो वही बात हुई, 15 पढ़ दिए कि ये पक्ष ये सही सर, सुन तो लें आप। ऐसा नहीं है कि पूरे कानून पर रोक लगा दी गई, पूरे संशोधन पर रोक लगा दी गई। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने लगा कहीं उनको होगी कि इंपेरिटी है, या तो आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं या आपको पता है कि सवाल कैसे होंगे, आप इग्नोर कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है, आप सुप्रीम इग्नोरेंस तो देखिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। कोई एक्सक्यूज नहीं है, जो कानून है। अभी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने 3 थप्पड़ ही मारे, देखो 4 नहीं मारे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भाजपा स्वागत करती है, धन्यवाद सर, मानने को भी तैयार है। लेकिन कोई ये कहे कि पूरा खारिज कर दिया है, इसमें कुछ बचा ही नहीं, इसके दांत टूट गए, हाथ टूट गए, तो ये सरासर गलत है। ऑलराइट, डॉक्टर फर्रुख खान, दीवान एडवोकेट्स के लॉ फर्म के भारत की सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही जाने माने एडवोकेट हैं, देश की तमाम अदालतों में रिप्रेजेंट होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फर्रुख खान हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे दोस्तों को, हमारे काबिल दोस्तों को, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस सुप्रीम कोर्ट के आज के इंटरिम ऑर्डर में क्या है और इसका वक्फ अधिनियम 2025 पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। थोड़ा कई लोग असहमत हो रहे हैं, स्पेशली बीजेपी वाले, तो आप सर थोड़ा इनलाइटन करें हमें। बहुत शुक्रिया भाई, और मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए पहले आपका धन्यवाद करते हुए कि आपने मुझे मौका दिया इस विषय पे बोलने का। मैं इसको कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से क्या हुआ है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो हमें ये समझना होगा कि पेटिशनर्स यानी जिन लोगों ने इस अधिनियम को चैलेंज किया था उनकी बहस क्या थी, सरकार की तरफ से क्या बहस आई और कोर्ट का फैसला क्या आया। इसके तीन साइलोज में इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जो इसमें एक रिलीजियस फ्रीडम और डिस्क्रिमिनेशन का आर्ग्यूमेंट था और ये था कि गवर्नमेंट इंक्रोचमेंट कर रही है वक्फ के ऊपर। डाइल्यूशन ऑफ मुस्लिम कंट्रोल यानी चूँकि जो इसमें मुस्लिम्स हैं जो उनका उसके कंट्रोल पे डाइल्यूशन किया जा रहा है, और डिलीशन ऑफ प्रोटेक्शंस, जो भी प्रोटेक्शंस वक्फ एक्ट में पुराना, चाहे मुस्लिम वक्फ एक्ट 1923 का हो या लास्ट 1995 का हो, जो प्रोटेक्शन था उसको गवर्नमेंट डाइल्यूट कर रही है। और ये था कि जो एक जजमेंट था मोहम्मद सिद्दीक वर्सेस सुरेश दास का राम जन्मभूमि वाले मैटर को लेके 2020 का जो जजमेंट था, बहुत सारे प्रीवी काउंसिल के और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिसमें कि वक्फ बाय यूज़र को अपहोल्ड किया गया था, उन चीज़ों को लेके
पिटिशनर से कहा था कि ये जो पहले की जुडिशियल प्रेसिडेंट्स है उसका वायलेशन है। सरकार की तरफ से, यूनियन की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट था उस पर सबसे जो मेजर आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, इसको हिंदी में ऐसे में अगर आप लोगों के लिए बताना चाहूँ, आपके दर्शकों के लिए, कि जो भी कानून पास होता है संसद से या विधानसभा से, उसमें कोर्ट में जब भी वो चैलेंज होगा तो ये प्रिजम्पशन होगा कि ये सही है। तो आपको मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस का टेस्ट पास करना होता है। कभी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप देखेंगे कानून के प्रोविजंस को ऐसे स्टे नहीं करती हैं। हाँ, वो स्ट्राइक ऑफ हो जाए पूरी हियरिंग के बाद, वो बात दूसरी है। तो जो उन्होंने बेसिकली आर्ग्यूमेंट दिया था, जो यूनियन की तरफ से आया था, वो ये बोला था कि वक्फ बाय यूजर जो है वो बहुत एब्यूज्ड हुआ है, बहुत ज़्यादा उसका मिसयूज किया गया है, और इसलिए, और उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लाए थे वो आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, जहाँ पे ये प्राइवेट और गवर्नमेंट लैंड पे इसका मिसयूज हुआ। उन्होंने बोला कि सेक्शन 3C हो या 3D हो या 3E हो, जो शेड्यूल ट्राइब लैंड्स वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में था, वो इस पे लेके आए कि इन चीज़ों से हम बैलेंस कर रहे हैं इक्विटीज़ को वक्फ में, और बाकी और जो गवर्नमेंट के राइट्स हैं या लाइन्स हैं। नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशंस पे उन्होंने ये बोला कि भाई सेकुलर रेगुलेटरी फंक्शन से, इसलिए फिनांस के लिए, रिकॉर्ड्स के लिए, ऑडिट्स के लिए, और 2 से 4 लोगों में आने से जो मेजॉरिटी में बैठ जाएंगे, वो क्लेम जो है वो एक हाइपरबोल है, वो एक एग्जेगरेशन है। कोर्ट ने इन सारी चीजों को एनालाइज किया, और अभी इस बात को हमें समझना होगा कि कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दिया है, और अभी क्या है कि इस मुकदमे की पूरी सुनवाई होनी है। अभी तो चूंकि मुकदमे की पेंडेंसी में जो इंटरिम रिलीफ दिया है उन चीजों को लेके किया है, और कोई ब्लैंकेट स्टे नहीं किया है 2025 के अमेंडमेंट पे। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या कलेक्टर को जो पावर्स रखी थी उसको, और या जो आपको वक्फ बाय यूज़र वाले मैटर पे ये बोला कि उसको स्टे नहीं किया है, और इसलिए कोर्ट ने सारी चीज़ों को देखते हुए, मुझे ऐसा लगता है एक वकील होने के नाते, कि कोर्ट ने बैलेंस बनाने की कोशिश की है। पिटिशनर्स के जो ग्रीवियंसेस थे, जो उनके अप्रहेंशंस थे, उसको कवर अप करने की कोशिश की है, और बाकी अभी मैटर खुला हुआ है। ये चूंकि एक संवैधानिक पीठ में जाएगा मैटर अल्टीमेटली, जहां तक हम उम्मीद करते हैं, अब ये मेरा अपनी एनालिसिस है कि कभी, और उसके बाद ये तय होगा कि ये सारे प्रोविजंस, क्या हम ये बात कह सकते हैं डॉक्टर फर्रुख खान की इसके जो महत्वपूर्ण प्राविधान थे उस पे स्टे ऑर्डर लगाकर फिलहाल इस कानून की जो धार थी वो थोड़ी कमजोर हुई है, इतना बोल सकते हैं या नहीं? जी, ब्रजेश भाई, किसी भी कानून को जो संसद पारित करती है उस पे अगर कुछ उस पे आंशिक भी स्थगन आदेश लग जाए, स्टे लग जाए, तो ये एक सरकार के लिए झटका तो है, क्योंकि नॉर्मली आप ये देखेंगे कि कानून में इंटरिम लेवल पे स्टे होना बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट देखा गया है। तो मैं अपनी याददाश्त के हिसाब से जितनी छोटी मोटी मुझे कानून की समझ है या जो मुझे तजुर्बा है उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि मैंने हाल फिलहाल में कानून के किसी अंश पे ऐसे इंटरिम स्टे लगते हुए, हाँ ऐसे हमने बहुत केसेस देखे हैं जहाँ धाराएं जो भी संशोधन हुआ है उसको उड़ा दिया गया है, उसको स्ट्राइक ऑफ किया गया है, पर वो डिटेल्ड हियरिंग के बाद। अभी इनिशियल लेवल पे ये जो सुनवाई के दौरान ही स्टे ऑर्डर कर देना, कोर्ट ने ये पाया है, इसकी मिसाल जल्दी मिलती नहीं है, परवर्सिटी थी। जी ऑल राइट, शुक्रिया डॉक्टर फर्रुख खान, प्लीज हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा सर। आज बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हो रही है। मैं सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं राजपूत जी। आज उन महत्वपूर्ण प्राविधानों पर, उन एक्ट पर, उन धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पारित किया है जो वक्फ अधिनियम 2025 में लाए गए थे। बीजेपी कह रहे कोई खास बात नहीं है, ये तो सामान्य बात है, कोई बड़ी धारा, कोई बड़ा झटका नहीं है हमारे लिए, क्योंकि सिर्फ 3 ही 4 चीज़ों पर रोक लगाई है और उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपकी पार्टी इसके बारे में क्या ओपिनियन रखती है? बीजेपी का तो हाल ब्रजेश भाई वो है कि इनको 15 झापड़ पड़ने थे, 15 तमाचे पड़ने थे, कहने लगे 3 पड़े हैं, अभी 12-14 और पड़ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? हमको ब्रजेश जी एक बात बताइए, छोटी सी बात, हीरो भाई हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने इतने लंबे लंबे प्रावधान बता दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन ये नहीं बताए ये लोग कि जब फिसल गए तो हर हर गंगे काहे कर रहे हैं।
जिस वक्त ये वक्फ कानून ला रहे थे और जो प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे किए हैं, वो सारी की सारी बातें जेपीसी में विरोध पक्ष के जितने भी हमारे एमपीज थे, चाहे इमरान मसूद साहब हो, चाहे समाजवादी पार्टी के एमपी हो, चाहे टीएमसी के एमपी हो, चाहे आरजेडी के एमपी हो, और भले ही चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, उन्होंने जो डिसेंट नोट दिए थे, उन डिसेंट नोट्स को पढ़िए आप। बिल्कुल सेम चीजों पे रोक लगाई है। सरकार इतनी बड़ी थुक्का फजीयत से बच जाती अगर इन डिसेंट नोट्स को वो वक्फ बोर्ड के इन कानून में शामिल कर लेती। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हीरो वाजपेयी जैसा एक अच्छा वकील होना चाहिए, ताकि वो कम से कम उनको फजीयत से तो बचा सके। इन्होंने कितनी अच्छी खास बात यह है कि दोनों एक दूसरे को आदर्श प्रवक्ता मानते हैं। बीजेपी वाले कांग्रेस को और कांग्रेस वालों के आदर्श प्रवक्ता बीजेपी के। नहीं, आदर्श की बात नहीं है, सफल की और मृदुभाषी की बात है जो विरोधियों की बात सुने। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो जेपीसी बनी थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुमत था, उस भारतीय जनता पार्टी की बहुमत वाली जेपीसी ने जो विरोधी पक्ष के हमारे एमपीज थे, उन्होंने यही डिसेंट नोट तो दिए थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। भाई यही तो कहा था, अगर आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी उन डिसेंट नोट्स को मान लेती तो इस तरीके की बहस भी नहीं हो रही होती। और जिस तरीके से पूरे देश में मुस्लिम कम्युनिटी को एक तरीके से आपने डर दिखाया, आपने उनके मन में भय बैठाया, आपने उनकी प्रॉपर्टीज पे कब्जा करने की कोशिश की, आपने, ये तो हमारा संविधान है, मजबूत संविधान। वैसे मैं एक बात व्यक्तिगत जानकारी के लिए जानना चाहता हूं, आप भी उनके साथ खड़े हुए थे। आपने उस वक्त जब ये कानून बन रहा था और तब से अब तक कितनी दर्जन डिबेट की थी इस पे? मैंने कम से कम ने सर 25 से 30 डिबेट की। सब बेकार चली गई? ये मतलब कम से कम बता रहा हूं। सब नहीं, बेकार बिल्कुल बेकार नहीं गई। सारी हो गया डिबेट में हमारी यही तो था। नहीं सर, हमने सारी मेहनत जाया चली गई। आप हमारी बात तो मानी गई। किसकी? आपकी और आपके हमारी नहीं गई। हमारी तो मेहनत बिल्कुल काम आई है ना, हमारी भी काम आई है, एमआईएम की भी काम आई है, पूरे इंडिया गठबंधन के सब लोगों की काम आई है, जनता का दबाव काम आया है, संविधान की रक्षा हुई है। और अभी तो मैं और बताऊं आपसे, सुनिए सर, 5 सेकंड और। संविधान में जो बात कर रहे हैं ये लोग, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि अभी तो अंतरिम आदेश है, तो अंतरिम आदेश में 3 तमाचे एक सुप्रीम कोर्ट ने मारे हैं, बाकी 5-8 तमाचे जो है अंतिम आदेश में भी सर, ये हिंसा मारपीट की बात मत करो सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, शब्द की बात मत लाइए। जी। अच्छा, मतलब ये खुलेआम 2 बार मारपीट की बात करें और मुझसे कह रहे हैं कि वो मारपीट की बात नहीं कर रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं। हमने हिंसा की बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सर, हिंसा जायज नहीं है, आपको इस तरह के शब्द नहीं बोलने चाहिए। आपको मौका देता हूं, आप चाहें तो तमाचे वाली बात वापस लें। आप सुप्रीम कोर्ट के विरोध में, तमाचे वाली बात आपने गलत बोली। विरोध में आप क्यों? मैं सर भारत के संविधान के साथ हूं, तो क्या करें? जो संविधान के साथ है मैं उसके साथ हूं सर। मैं मनोज काका जी को आमंत्रित करता हूं। सर, सुप्रीम संविधान में तमाचा मारना नहीं है, आप तमाचे मारने की बात करते हो सर। जी बताइए। तो बताइए मनोज काका जी, रोक लग गई? अब भाव को भी नहीं पकड़ रहे, शब्दों को नहीं, रोक लग गई। और देश के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस साहब और जॉर्ज मसीह ने की डबल बेंच ने इस पर रोक लगाया है, और रोक बहुत वाजिब लगा है। 4-5 पॉइंट है आपके माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से, जिन विषयों को लेकर के और जिन मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी ने लगातार जो सवाल उठाए। कोर्ट का पहला रोक ये है कि आप किसी के धार्मिक मान्यताओं को आप नहीं तय कर सकते। कोई कागज का टुकड़ा या कोई कागज पर लिखी हुई बात ये नहीं तय कर सकती कि कौन व्यक्ति किस धर्म का कितने आत्मीयता से और कितने हृदय से उस धर्म का अनुपालन कर रहा है। एक तो उस पर रोक लगाई इस कोर्ट ने कि जो ये कहा गया था कि वही व्यक्ति वक्फ का निर्माण कर सकता है जो कम से कम 5 साल से इस्लाम का प्रैक्टिशनर हो। इस पर कोर्ट ने रोक लगाई। दूसरा, कोर्ट ने यह कहा कि आप नहीं तय कर सकते हैं और आपका जिला अधिकारी नहीं तय कर सकता है, क्योंकि जिला अधिकारी ज्यादातर उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री जी के स्वजाती हैं और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और संघ का होना एक बड़ा उसकी अनिवार्य उसकी योग्यता है कि तभी आप जिला अधिकारी बनाए जाएंगे। तो उस पर भी कोर्ट ने रोक लगाया कि नहीं, कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है, यह जिला अधिकारी नहीं तय करेगा, यह कोर्ट करेगा तय या यह वक्फ बोर्ड तय करेगा।
तो इस तरह से उसने जो रोक लगाई है, और ये कोई अंतरिम जो आदेश है ये कोई 1-2 पेज का नहीं है कि पर हीरो वाजपेयी कहते हैं इस तरह के आदेश में कोई खास ऐसी बात नहीं है। चूंकि अब और क्या कहेंगे वाजपेयी जी? देखिए खुल के कह रहे हैं वाजपेयी जो कह रहे हैं, वाजपेयी आपने अभी एक और अच्छी बात कही, आपने कहा कि मैं उसके साथ हूं जो संविधान के साथ है। इस देश में ऑर्गेनाइजर 30 नवंबर 1950 आरएसएस ने अपने ऑर्गेनाइजर में लिखा कि हम संविधान को नहीं मान सकते, क्योंकि संविधान तो आप सुरेंद्र राजपूत जी को बताते क्यों नहीं कि भारत में कौन ऐसा एंकर है जो राजपूत जी के सामने ऐसा कह सकता है? मैंने बोला ना कि संविधान के साथ हूं। हाँ, तो आप ये कहिए कि आप बीजेपी के साथ नहीं है, जोर से आपको मैं बोलना संविधान पड़ेगा। के साथ खड़ा हूं सर। तो आप मैं और आप कोई संविधान के मालिक नहीं है सर। मैं आपको प्रमाण कि सिर्फ आप इकलौते हैं जो संविधान के साथ हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये देश के भारत में हर उस नागरिक का हक है पार्टी का जो संविधान के साथ मैं है। आपको इसीलिए आप ये बात राजपूत जी को बताइए। ये राजपूत जी के माध्यम से, आपके माध्यम से सब देश जाने। आपको एक बात और कहनी चाहिए कि संविधान के साथ अगर कोई नहीं था बाबा साहब के साथ, और आज भी नहीं है। देखिए अभी कल ही राम भद्राचार्य ने बोला कि वो तो संविधान में नहीं, उनका मनुवाद में बहुत विश्वास है। तो इस तरह से सरकार पोषित संतों से काम चलाया जा रहा है। और जो आज 128 पेज का जो अंतरिम आदेश आया है उसका समाजवादी पार्टी स्वागत करती है, और कोर्ट से आपके माध्यम से सुमोटो और कानून पर रोक लगनी चाहिए। इसके बारे में कम्युनिटी में किस तरह का संदेश गया है? देखिए कम्युनिटी जितनी हमारी थोड़ा सा समझदार लोगों से बात हुई, आमतौर पर तो इसका क्या मैसेज जमीन बड़ा डायरेक्टली पूछा है। हाँ, मैंने सीधा जवाब भी मैं दे रहा हूँ, सीधे सीधे जवाब दे। हाँ, आमतौर पे क्या आम आवाम के अंदर अभी कहाँ तक ये मैटर पहुंचा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ज्यादातर लोग, हम जैसे लोग इस फैसले से बहुत दुखी हैं और कतई मुतमईन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आधा अधूरा फैसला है। ये सुप्रीम खुश हो रहा है। फिर सुन तो लीजिए सर, पूरा अब क्रॉस क्वेश्चन कर देंगे तो मैं अपनी बात ही नहीं कह पाऊंगा। ये आधा अधूरा फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट की एक टेंडेंसी रही है कि पिछले कुछ दिनों से वो इसी तरह का आधा अधूरा फैसला देती है। चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, बता दिया साहब सार्वजनिक करिए, सजा किसी को नहीं मिलेगी। चंडीगढ़ में इलेक्शन लूट लिया, बोला ठीक है इसने गलत किया, सजा नहीं मिलेगी। अलीगढ़ का माइनॉरिटी कनेक्टर का मैटर आता है, बोले साहब माइनॉरिटी कनेक्टर बाहर लेगा, लेकिन जो है पिछले जब तक केस उसका फाइनल नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की टेंडेंसी हो गई। इस इंटरिम आदेश से सिर्फ बैलेंस करने की कोशिश की है कि सरकार भी खुश हो जाए, थोड़ा सा मुसलमानों को भी, जैसे जो जज्बाती लोग हैं उनको भी लगे साहब बड़ा अच्छा फैसला हो गया। सब कुछ बकवास है। तो आप रखेंगे 3 नॉन मुस्लिम क्यों रहेंगे हमारे इस वक्त वोट के अंदर? उनकी क्या जरूरत है? आप क्यों रखेंगे? आपने उनकी मंशा कर दिया, उन्होंने ओपन रखा था, आपने 3 कर दिया। आपने कह दिया 4 जो वक्त काउंसिल में रहेंगे। सिर्फ एक फैसला जो थोड़ा सा मेरी जबान की तलखी कम करता है, वो कलेक्टर के पावर को कर्टेल करने का। क्योंकि कलेक्टर के पावर होने की वजह से यह होना कि फिर कोर्ट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी थी, सब कुछ सारा। और वो भी क्यों किया है? सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से किया है। संविधान में चूंकि मजबूरी थी, वरना वक्फ बाय यूजर आपने छोड़ दिया उसको तमाशा बनाने के लिए। कौन डॉक्यूमेंट लेके आ पाएगा? कौन बताएगा साहब को रजिस्ट्रेशन कैसे हम कराएं? रजिस्ट्रेशन की जो आपकी प्रथा है वो कैसे होगी रजिस्टर्ड, जब वक्फ बाय यूजर को हम मानेंगे नहीं? तो सही मानों में ये बिल्कुल हमारे हिसाब से इंतरिम आदेश बिल्कुल एक खिलौने की तरह है जिसकी कोई अहमियत नहीं है, और उसी तरह से इसका मुसलमानों के लिए लॉलीपॉप है। बिल्कुल लॉलीपॉप है। सिर्फ मैंने कहा ना, इतनी एक राहत है कि कलेक्टर को आपने उससे बाहर कर दिया, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट आएगा उसी टाइम वो मान ली जाती साहब। ये तो इंटरिम ऑर्डर है ना। यही तो मैं कह रहा हूं, इंटरिम ऑर्डर है तो कलेक्टर को थोड़ी देर के लिए आपने रोक कोर्ट दिया। की नियत पर डाउट नहीं कर सकते। नियत में इसलिए मैं कह रहा हूं, कोर्ट आजकल वही चीजें करनी चाहती जो सरकार चाहती। कोर्ट की नियत की मैं क्या बात करूंगा? सरकार चाहती तो सरकार का मंत्री कह रहा है साहब कि सीजीआई अराजकता फैलाते हैं, उस पर आप नहीं बोल पाते, तब तो नहीं डिबेट कर पाए आप लोग। निशिकांत दुबे का बयान था ना सीजीआई, इसके पहले कि सीजीआई के लिए, और कोर्ट की भी हिम्मत नहीं कंटेम्प्ट उनके खिलाफ करने की। तो सवाल ये, जब मुसलमानों का मैटर आता है तो बड़ा आसान होता है किसी भी बात को बोल के निकल जाना। आपके लिए भी आसान हो जाता है हमसे क्रॉस क्वेश्चन करना, और लोगों के लिए भी हो जाता है। बिल्कुल सही हीरो वाजपेयी कह रहे हैं, ऐसा कोई आदेश नहीं इसके अंदर है जिसमें हमको बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत है। सही मानों में अगर देखा जाए तो मेरे जैसे आदमी के लिए ये तकलीफ दे बात है। 3 दिन सुनने के बाद आपकी भाषा और हीरो वाजपेयी 3 दिन के बाद 3 दिन की डिबेट बहस करने के बाद आप इंटरिम आदेश पास कर रहे हैं, वो भी कुछ नहीं दिया आपने। 3 लोग रहेंगे, 4 लोग रहेंगे, अरे क्या दिया आपने आदेश के अंदर? इसमें कुछ अरे बहुमत तो रहेगा, 8 का आपका रहेगा। अब बहुमत से होने ना होने से क्या हो? एक आपने कहा सीओ, वो भी कोशिश करे सरकार की कोई माइनॉरिटी का हो, मतलब अगर नहीं बनाएंगे आप तो कोई फर्क नहीं है। इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वक्फ बाय यूजर हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा था।
जो आज की डेट में भी स्टे नहीं किया है, और सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ होगा। फाइनली सबसे स्पेशल प्रवक्ता आज आसिम वकार साहब भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में खास तौर पर मौजूद हैं। वकार साहब, आपका स्वागत और धन्यवाद। तो बताइए कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम रिलीफ के रूप में वक्फ अधिनियम 2025 के लिए आया है, इस पर आपकी पार्टी और आप क्या ओपिनियन रखते हैं, और क्या ये मुसलमानों के लिए कोई राहत भरी बात है या फिर ये बहुत सामान्य बात है? नहीं सर, इस फैसले को बहुत डिफाइन करके बताऊंगा मैं। ये फैसला इसको ऐसे समझिए कि एक मोहल्ले में एक मकान था, उसमें 3 भाई रहते थे। वो मकान उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी का था, और उन तीनों भाइयों का उसमें हिस्सा था। उन तीनों भाइयों के पास कागजात थे। मोहल्ले के एक गैर मुस्लिम पंडित जी ने कहा ये मकान हमारा है, और उन्होंने नंबर 2 करके अपना नाम डलवा लिया। मुकदमा पहुंचा अदालत में। अदालत ने फैसला दिया कि इस बात के पक्के प्रमाण हैं कि आप तीनों भाइयों का है, ये मकान आप ही तीनों भाइयों का है, लेकिन आप इसमें रह नहीं सकते, रहेंगे पंडित जी। समझ गया ना फैसला? आप कितना बढ़िया फैसला है ये। सर, मुसलमानों को न जाने किस नज़र से देखा जा रहा है। सीधी सी बात है कि जब प्रॉपर्टी हमारी है, वक्फ हमारा है, जगह हमारी है, ज़मीन हमारी है, तो उसमें गैर मुस्लिम मेंबर होने की ज़रूरत ही क्या है? क्यों गैर मुस्लिम रखे जा रहे हैं? और अगर आप एक की और यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो गुरुद्वारे में मुसलमान क्यों नहीं है? बहुत बड़े बड़े जो आपके मंदिर ट्रस्ट हैं, उनमें मुसलमानों को क्यों नहीं रखते आप? मुसलमान तो छोड़िए, दलितों को नहीं रखते आप। किसी एक बड़े मंदिर में बताइए कि वहां पे दलितों को उसमें सदस्य बनाया जाता हो या उसके अंदर रखा जाता हो। क्यों? राम जन्मभूमि न्यास में है ना एक दलित, एक या 2 हैं शायद, 1 या 2 है, तो एक ही सही जी है। तो जी, क्या हैसियत है उनकी? बात हैसियत की, अब आप आ गए। नहीं सर, बात तो आपने समझिए। कहा मेंबर, मैंने कहा हाँ है। नहीं सर, आप समझिए, एक राम मंदिर, और कितने मंदिर हैं देश में? जरा दूसरे का नाम गिनाइए मुझे। 5 मिनट दिए आपको। अरे मैं आपको 6 मिनट देता हूं, आप बताओ ना। चलिए, अब सरेंडर हो गए आप। मुझे सरेंडर करा के क्या पाओगे? जहां होना है वहां तो आप खुद ही सरेंडर हो। नहीं सर, देखिए, ये अंतरिम आदेश है। हाँ। ये अंतिम आदेश नहीं है। अंतरिम आदेश के बाद जब अंतिम आदेश आएगा तो हमारी नज़र उस पर है। मुसलमान संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं है संतुष्ट नहीं है हम लोग। 3 धाराओं पर स्टे लग गया, अभी भी सबर नहीं है। नहीं सर, स्टे की बात नहीं हो रही है, ये नजरिया है सरकार का। इस बात को तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सरकार की नजर गलत थी। गलत नजरिए से मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए ये कानून बनाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी सर्वोच्च न्यायालय सब कुछ जानता है। सब कुछ जानने के बाद वो ये कहता है कि नहीं साहब, आप इसमें 6 मेंबर ना रखिएगा, हिंदू 3 रख लीजिएगा। क्यों रख लीजिएगा? मैं पूछ तो रहा हूं। हजरत, मैं बड़ा कंफ्यूज हूं कि सुबह मैंने आपका बयान सुना, उसमें तो आप स्वागत कर रहे थे इस स्टे का, और शाम होते होते डिबेट में आप तो बयान से पलट गए। आपने मेरा बयान पूरा सुना ही नहीं। मैंने उसमें बोला कि मुकम्मल संतुष्ट नहीं है। फाइनल जो है इसकी फैसला आएगा उसका इंतजार है। ओके, ये आप सुनिए, फिर से चला लीजिए, होगा। जरा बारिश हो रही, मैं 1 मिनट वीरेंद्र जी के पास समझ लूं, फिर आपके पास आता हूं। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो बताइए इस पर पब्लिक की क्या ओपिनियन रही, और इस स्टे के बाद मुसलमानों में कैसी प्रतिक्रिया रही? क्या उस अभियान में बीजेपी को कोई सफलता मिली जिस मकसद से ये कानून वो लाना चाहते थे? देखिए, थोड़ा तरसा के जो है निर्णय आया है, और ये कहा जा सकता है कि डीएम के अधिकार पर कोर्ट ने रोक तो लगा दी है। एक ये राहत भरा काम किया है। दूसरा, अभी अशरफ साहब ये कह रहे थे कि वक्फ बाय यूज़र वाला जो मामला है, इस पर कोई निर्णय ना आने से वो बहुत निराश हैं। सबसे मूल बात उसमें यही बात है कि अगर कागज बोर्ड के पास नहीं है, वक्फ बाय यूज़र रहा है, तो वो माना जाएगा कि वक्फ रही है। लेकिन इस पर कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। एक बहुत बड़ी चुनौती ये इस पूरे निर्णय में है, और ये उपापोह की स्थिति को पैदा करता है कि जैसे ब्रजेश जी, किसी का एक्सीडेंट हो जाए
और ट्रामा सेंटर ले जाओ तो डॉक्टर कहा है कि ऐसा है कि पट्टी बांध दे रहे हैं, इंजेक्शन 2 दिन बाद लगाएंगे। तो मरीज चिल्ला रहा है कि नहीं दर्द बहुत हो रहा है, इंजेक्शन लगा दो, और खाली वो पट्टी बांध दिया, इंजेक्शन नहीं लगाया, जिससे कि दर्द में कोई कमी नहीं आई है। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो आधा अधूरा कई बार निर्णय जब आता है तो लोगों को काफ़ी निराशा देता है। 4 धाराओं को स्थगित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब चूंकि देखिए डीएम अगर निर्णय करेगा कि यह संपत्ति वक्फ है कि नहीं, तो डीएम को तो सरकार कभी भी हटा सकती है। अगर डीएम सरकार की बात नहीं मानेगा तो सचिवालय में फाइल्ड होएगा, उसको कहे सरकार जैसा कहेगी वैसा करना पड़ेगा। यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट ने संवेदनशीलता दिखाई है, लेकिन बाकी और जगहों पर वो उस तरह का रिलीफ नहीं दे पाए जैसा जनता की इच्छा थी, खास तौर से मुसलमानों के लिए उनके मन में जो था। अब एक बात और आती है कि आसिम बकार साहब भी वक्फ के कानून का काफ़ी विरोध करते थे और उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के भ्रष्टाचार की भी काफ़ी बात करते थे। लेकिन जुफर फारूकी इनके पार्टी के शीर्ष नेता के भाई से जाके वहाँ मिलाए हैदराबाद में, और उसके बाद अब इनके सामने बोलने के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं। तो वक्फ कानून पर वो देश के बहुसंख्यक मुसलमानों की बात तो करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बोर्ड में जहाँ 20 साल से एक आदमी लूट खा रहा है, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप है, उनके नेता उनके साथ फोटो खिंचाते हैं और उनको वाहवाही देते हैं, शाबाशी देते हैं, संरक्षण देते हैं। तो मुसलमानों के सामने बड़ी सारी चुनौतियां हैं कि उनके नेताओं द्वारा ही वक्फ संपत्तियों को लूटा जा रहा है। बुजुर्गों ने, मुस्लिम बुजुर्गों ने बड़ी उदारता के साथ अपनी ज़मीनें, अपनी संपत्तियां गरीबों के कल्याण और भलाई के लिए वक्फ को दी थी। सरकार ने जब देखा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है तब वो इसमें कानून लेकर आई थी, लेकिन हर जगह हर साख पे बैठा है तो शुद्धता की गारंटी नहीं है। तो उसमें ये सब बातें हैं ब्रजेश जी। अब ट्रिब्यूनल के थोड़ा अधिकार बढ़ाए हैं, हाई कोर्ट के फैसले तक किसी के लिए कोई टाइटल बदला नहीं जाएगा जमीन कब्जे का, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हैं और पूरी मांग तो पूरी नहीं हुई है, लेकिन मुसलमान इतने में भी काफ़ी संतुष्ट हो सकता है, क्योंकि जहां कुछ नहीं था वहां कुछ तो मिला है। कहाँ संतुष्ट हैं? अशरफ भाई को देख लो, वकार साहब को देख लो, सुबह संतुष्ट है, शाम होते होते पता नहीं क्या हो गया। देखिए सरकार, देखिए जब भाई गुड़ नदियों गुड़ जैसी बात तो करो, तो गुड़ जैसी बात तो की सुप्रीम कोर्ट ने, पूरा गुड़ नहीं दिया है। और वही मैंने आपसे कहा ना कि भाई पेट के दर्द की दवा दे दी है, लेकिन अगर पथरी है पेट में तो वो अपना काम करती रहेगी, उस पर कोई रोक नहीं लगाई है। भाई मुसलमानों की दो रिप्रेजेंट करने वाली जो 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं वो लोग तो खुश हैं, सहमत हैं, इन 2 लोग को तकलीफ है। देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि अफसरों के हाथ से ताकत घटाई गई है। जी वीरेंद्र जी। और जब जिस व्यवस्था में कलेक्टर के हाथ में ताकत ज़्यादा रहती और वहाँ पर विधायक सांसद की सुनवाई नहीं हो रही, तो ऐसे में आम जनता की क्या सुनवाई होती। ये तो सर कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब वही है कि बहुत सारी चीज़ें अपने मन मुताबिक नहीं होती हैं। और एक शेर है 4 लाइन का, सुन लीजिए, चूंकि बारिश ज़्यादा हो रही है और बहुत सारी चीज़ें नहीं कही जा सकती हैं, तो उसमें अच्छा ये भी बता दिया कि बाहर बारिश हो रही है। देखिए बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसमें आपको 4 लाइन सुनाता हूँ, सियासतदानों पर सुनिएगा फर्रुख भाई, जरा सा गौर कीजिएगा। कि मजलूमों पर सियासी निशाना है वक्फ बिल, और हाकिम के वास्ते तो खजाना है वक्फ बिल, और किसी की बात कोई सियासतदान न समझेगा, और जमीन का दर्द कभी आसमान न समझेगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका धन्यवाद। डॉक्टर फर्रुख खान सोच रहे होंगे कहाँ डिबेट में आज फंस गए,
इससे अच्छा कुछ क्लाइंट्स का काम ही निपटा दिया गया होता। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहन भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा चरण शुरू करते हैं। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। जो ओपिनियन आपकी वाजपेयी जी, उसी ओपिनियन के वही भाव वकार साहब के हैं और वही हमारे अशरफ भाई के हैं। ये लोग भी आप ही वाली भाषा बोल रहे हैं सर। देखिए, मैं कोई भाषा नहीं बोल रहा। संसद में तमाम डिस्कशन घंटों होने के बाद, जेपीसी के सामने 6 महीने चलने के बाद यदि कोई कानून बना है तो उसको मैं हास्यास्पद नहीं मानता। दो पक्ष हर एक कानून के होते हैं, किसी को उसमें खामियां दिखती हैं और किसी को उसमें दिखता है कि आम जन का लाभ है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि वक्त का जो कानून था असमानता पैदा करता था, संविधान के मूल सिद्धांत समानता का वो उल्लंघन करता था और कहाँ कहाँ उनमें खामियां हैं, उसी के लिए हमने चर्चा पर चर्चा संसद में की, उसे दूर करने की कोशिश की। बिल 6 महीने जेपीसी के सामने रहा, उसमें भी बातचीत हुई, उसके बाद ये बिल पारित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बिल खारिज नहीं किया और मुझे लगता है ये आज इस बात पर भी मोहर लगेगी संसद में सबके साथ बैठकर जब बिल पारित होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करता। जो कुछ मूल धाराएं थीं जिनमें उन्हें लगा कि संशोधन किया जाना चाहिए, अंतरिम रोक लगानी चाहिए, उन्होंने किया। सरकार जिसमें आपको थोड़ी भी खामी नहीं दिखती, रखते हुए आपके काबिल दोस्त सुरेंद्र राजपूत को उसमें खामी ही खामी मिल रही है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस और सपा और ये जो एक दूसरे के वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वही काम ये लोग अभी भी कर रहे हैं। दरअसल कहीं कोई चुनाव आयोग और कहीं कोई सरकारें वोट चोरी नहीं कर रही। राहुल गांधी ही अपने सहयोगियों का वोट चोरी करने की कोशिश में है। उसी के लिए वक्त पर बड़े बड़े बयान उधर से दिए जाते हैं और उसके एवज में जो सहयोगी दल है कि हमारा वोट चोरी ना हो जाए, इसलिए वो उस तरह के बयान देते हैं। और मुझे लगता है कि आम मुसलमान, गरीब मुसलमान, निरीह मुसलमान, वहां की औरतें, उनके लिए बिल फायदेमंद है। चंद लोग जो वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे, उनको जरूर ये खराब लग रहा होगा, उनके सहयोगियों को खराब लग रहा होगा, वो जहां फंड देते होंगे उन लोगों को खराब लग रहा होगा, जहां से वो पैसा वसूल रहे होंगे उनको खराब लग रहा होगा। आम मुसलमान के हित में ये बिल है और मुझे लगता है संसद के द्वारा अगर इसे नहीं खारिज, संसद के द्वारा पारित किया गया और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं खारिज किया गया तो मुझे लगता है बिल में तमाम अच्छाइयां थी जिनको उन्होंने स्वीकार किया है। डॉक्टर फर्रुख खान सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। फर्रुख साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं और हमारे दर्शकों को थोड़ा इनलाइटन करिए और बताइए कि क्या बाकी प्रावधान जिन पर स्टे नहीं है वो एज इट इज लागू रहेंगे और वो इम्प्लीमेंटेशन में आ गए हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जब फाइनल वर्डिक्ट आएगा तभी इस कानून को प्रभावी तरीके से अमल में लाया जा सकेगा? वर्तमान में क्या स्थिति लोगों के सामने मौजूद रहेगी? नहीं ब्रजेश भाई, वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीज़ें पे इंटरिम स्टे किया है, उसके अलावा सारा कानून प्रभावी है और सारे कानून पे कोई रोक नहीं है। कल को सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसला क्या लेती है, क्या इन 3 स्टे को वो एब्सोल्यूट करती है, इन सेक्शंस को डिलीट करती है, स्ट्राइक ऑफ करती है, या पूरे कानून को उड़ाती है, या कुछ और भी करती है, दैट वी डोंट नो, वो तो स्पेकुलेशन में जाना हो जाएगा। तो अभी ये जो 3 सेक्शंस, जो 3 प्रोविजंस पे या 4 पे बात हो रही है, उसी पे निर्भर है और बाकी पूरा कानून प्रभावी होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ब्रजेश भाई, जो मैं एज अ लॉयर अपने एक्सपीरियंस के नाते आपके दर्शकों से, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि जो वक्फ में हम लोगों ने बहुत मुकदमे किए हैं और हमने मुकदमे देखे भी हैं, इस बात पे ज़रूर दम है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का मिसयूज़ दबा के हुआ है। मैं अब इतना समय तो आपके डिबेट में नहीं होगा, ऐसे बहुत मुकदमे किए हैं, देखे हैं, देख रहे हैं कि जहाँ पे जैसे आज इस बात का अपोजिशन है और जो बहुत हद तक बेहतर भी है, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि आप नॉन मुस्लिम्स की एंट्री क्यों कर रहे हैं वक्फ बोर्ड में अगर टेम्पल्स में और हर जगह नहीं है। पर मैं आपको ऐसे किस्से बता सकता हूँ, ऐसे मुकदमे बता सकता हूँ, आप निज़ामुद्दीन वेस्ट में आ जाएँ, महरौली में आ जाएँ, दिल्ली में, जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लॉन्ग टर्म लीज पे नॉन मुस्लिम्स को दे दी गई और वो आज तक खाली नहीं हो पाई। अब ये बात तो ज़रूर इंक्वायरी की है, किसने दी, कौन उसका इस्तेमाल कर रहा है। सर, मैं लखनऊ का बताता हूँ आपको, तो ये सुरेंद्र राजपूत या हीरो वाजपेयी ये बात नहीं बताएंगे। मैं आपको बताता हूँ, लखनऊ में वक्फ की 40% प्रॉपर्टीज
राजपूत जी, वाजपेयी जी, मनोज काका जी, इन लोगों के कम्युनिटी के पास है सर। जी जी, एक ज़माना था ब्रजेश भाई की दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से बड़ी लैंड बैंक जो है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड का था, और दिल्ली वक्फ बोर्ड के ऑफिस में अगर आप जाएं तो वो आंख से कान से हर जगह से करप्शन दिखता है। चीज़ों का पर्सनल गवाह हूँ जो मैंने ज़ाती तौर पे देखा हुआ है। तो खैर मैं इसको जनरलाइज नहीं करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ ख़राब है तो उसको आप पूरी तरह से बंद कर दीजिए, लेकिन क्या है कि ये कहना कि वक्फ बोर्ड में भाई आज़ादी, हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद मुसलमानों को एक ऐसा इंस्टीट्यूशन दिया गया जहाँ उनका इख्तिदार था, जहाँ उनकी हमेशा कंट्रोल था, तो क्या हम मुसलमानों को इस बात को इंट्रोस्पेक्ट और आत्मंथन करने का विषय नहीं है कि हमने 75 सालों में वक्फ बोर्ड को पहुँचाया कहाँ? और अगर हम इस पर आत्मंथन नहीं करना चाहते, हाथ जोड़ कर माफ़ी के साथ कहूँगा, तो फिर हमें अपना भी खुद को देखना होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। बस मैं इतनी सी बात कहना चाहूँगा। ऑलराइट सर, बहुत शुक्रिया। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को इनवाइट करता हूँ। सुरेंद्र जी, आप सिर्फ खामी देख रहे हैं। अभी डॉक्टर फारूक खान ने कितनी इंपॉर्टेंट बात कही कि है वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी, है वो वक्फ की प्रॉपर्टी, पर उस पर कब्जे किसी और के हैं। और एक बार तो आप ही मुझे लखनऊ के बारे में बता रहे थे कि यहाँ क्या हालात हैं। ब्रजेश भाई, मैं तो आपसे कह रहा हूं, हम तो कह रहे हैं कि किसी भी चीज को अगर आप कानून की मंशा से देखना चाहें, अगर वहां भ्रष्टाचार खत्म करना चाहें, तो हम बिल्कुल मानते हैं आपकी बात। और ये पहले भी हमारी आपकी बहस हो चुकी है, जफर फारूकी के लिए भी हो चुकी है, खुलेआम नाम लेके कह रहा हूं। लेकिन मुझे ये बताइए, पिछले 20 साल से जफर फारूकी, जिसमें 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रह चुकी है, 3 बार रह चुकी है बल्कि, आज तक उसको नहीं हटाए। आप वक्फ कानून के नाम पर मुसलमान को जो दबाना चाहते हैं, एक धर्म विशेष को जो दबाना चाहते हैं, मसला आपकी जो विकृत मानसिकता है, उस विकृत मानसिकता को आज सुप्रीम कोर्ट ने उजागर किया है। बाकी चीजों में भी अभी सुप्रीम कोर्ट उजागर करेगा, ऐसी तो बात तो फर्रुख साहब जो बात कह रहे हैं कि मुसलमानों को ये सोचना पड़ेगा कि 75 साल में उन्होंने वक्फ की क्या हालात कर दिए हैं। देखिए, मैं आपसे बताऊं, जफर फारूकी उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। और मैं आपके चैनल पर बार बार कह रहा हूं, आपके चैनल को चोरी छुपे भी और खुलेआम भी भारतीय जनता पार्टी के लोग देखते हैं, अभी भी जफर फारूकी नहीं हटेंगे। सर, ऐसा कौन सा प्रतिबंध लगा है हम पे कि हमको कोई सबके नूरे नजर हैं। अरे खुल के देखेगा सर। अरे सर, तो आप जो मूल रूप से अभी जितनी रोक लगाई है, अभी उसका स्वागत, बाकी रोक जो है अभी और भी लगेंगी। क्योंकि एक बात बहुत स्पष्ट बता दें, हम भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है इस वक्फ कानून के नाम पर हिंदू मुसलमान करने की, मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात करने की, ये हम नहीं होने देंगे। तो क्या अशरफ इस तरह की बात, बोल्ड स्टेटमेंट रख के मुसलमानों को भड़का रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं, उनके मन की पीड़ा है, उनके मन का दर्द है, वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। लेकिन जो उनको लग रहा है कि उनके धार्मिक मामलों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, मुसलमान आत्ममंथन के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? बात तो सही है कि वक्त पे किस कदर करप्शन है। एक बार तो वकार साहब बता रहे थे, जुफर फारूकी है 21 साल से, सरकारें आई चली गई, कितने सीएम आए चले गए, फारूकी वहीं खड़ा है। नहीं, आपकी अब किससे किससे गुफ्तगू होती है उस पर तो मैं प्रकाश नहीं डाल सकता। अब मुसलमानों पर आपको इतनी अगर चिंता है तो ये सवाल आप बीजेपी से और हीरो वाजपेयी से करते कि जिस देश में 20% आबादी हो, जो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसमें 4 भी मुसलमान के सांसद नहीं है। और जिस तबका का एक भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है, उसका सामाजिक, आर्थिक और तमाम तरह के उसके विकास कैसे होंगे? आपको ये पूछना चाहिए। आपने एक टिप्पणी और बहुत गंभीर कर दी कि सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की जमीनें आप हीरू वाजपेयी के पास है, सुरेंद्र भाई के पास है। अरे नाम नहीं, मैंने कहा कम्युनिटी के पास है। देखिए, अब ये शब्दों से मत खेलिए। आपके मनोज काका के पास नहीं है। नहीं, आपने कहा कि इस मतलब हिंदू, आपने हमारी कम्युनिटी का, हमारी कम्युनिटी पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है। और आपको तो पीटर नवारो का भी वो जो टिप्पणी आई है पढ़ना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति का आर्थिक सलाहकार है, उसने कहा कि भारत की सबसे ज्यादा संपत्ति एक, अब मैं बोलूं उसको कि ना, वो बताया कि आपकी कम्युनिटी के पास है। ये आपको अगर हो तो दिला दो, मैं तो सबसे ज्यादा आपकी कम्युनिटी के पास है। पिछड़ और जो वकील साहब जो बात कह रहे थे, सहकर्मी है हमारे, किसकी जमीन का नहीं हुआ दुरुपयोग? नहीं हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जमीन का दुरुपयोग कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। चंदे तो के नाम आप पर इस 1.5 करोड़ बात की से जमीन 25 तैयार करोड़ में नहीं बेची गई। है कि मुसलमानों को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है?
ये इस देश में सबसे ज्यादा आत्ममंथन करने की जरूरत जो गैंग है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बीजेपी गैंग है। वो गैंग है जो विजय रूपानी जैसे व्यक्ति का, जो दिवंगत हो जाते हैं, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे, दिवंगत होने पर उनके क्रिमेशन का पैसा मांगने उनके घर चली गई, जो दुनिया भर के लोगों से इलेक्टोरल बांड के तहत सबसे ज्यादा घुसखोरी किया, भ्रष्टाचार किया, वो लाशों का भी पैसा मांगने चली जाती है। वो भारतीय जनता पार्टी है जो इस देश के ताबूत में भी घोटाले किए और उसके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर फर्रुख खान की इस बात सरेआम इस देश के कोर्ट ने दोषी माना। बोर्ड के भीतर जिस तरह का भ्रष्टाचार है उसमें से करप्शन टपक रहा है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। क्या ये सही वक्त है? बिल्कुल सही। किसका प्रबंधन उचित होना? आप ही के स्टेट में 3 उदाहरण हैं। डॉक्टर फर्रुख प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और इनका तजुर्बा है, इनका खुद का कहना है और मैं इनके इस बात से मुकम्मल तरीके से मुतमईन हूँ कि करप्शन है तो करप्शन बदल गए, सिंगर हो गए। क्या ये बिल करप्शन को जब बनते हैं अपर कास्ट में ही जाते हैं? सरकार सवाल करते रहिए, आप मुझसे तब मैं बोलूँ। अच्छा बोले जी, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये करप्शन को ठीक करने के लिए बिल आया था? अगर करप्शन को ठीक करने के लिए आया होता कि उसका क्या तरीके क्या होगा, क्या लाएअमल होगा, तो बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल स्वागत करता। लेकिन सवाल यहां मंशा सरकार की कुछ और थी। आप जो मंशा लेके आए हैं, मुझे उसको विरोध है। इस बात के लिए मैं करता हूं। जहां तक इस बात का सवाल, आपने 9 साल से जफर फारूकी को कौन पाल पोस रहा है? सरकार आपको धीरे धीरे 9 साल 21 साल से 9 साल नहीं, मैं तो 9 साल की बात करूंगा। इस सरकार में आने के बाद आपने रिवार्ड दिया उस आदमी को। रिवार्ड दिया है, खाली किस बात के लिए रिवार्ड दिया कि एक जो है रौनाही के पास जमीन दिलवा दी और जो है बाबरी मस्जिद पूरी लेके चले गए। उनका स्टेटमेंट आपने जो वक्फ बोर्ड पार्टी थी, वक्फ बोर्ड साहब ने करा दिया वहां पे। तो कहने का मतलब ये कि सियासत पूरी तरीके से है, कौम सब समझती है, लेकिन हम लोग बेबस और मजबूर लोग हैं। हम कर क्या सकते हैं? तो आपके भी तमाचे खाने हैं, भी खाने जी। आप खुद सोचने के लिए तैयार नहीं है? किस बात की? ये जो करप्शन है बोर्ड में। सोच के मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो सोच ही रहा हूं और मैं तो उसकी मुखालफत भी कर रहा हूं जिस लेवल पे हो सकती है। लेकिन सवाल है ऐसे लोगों को प्रमोट कौन कर रहा है? वो तो आप लोग कर रहे हैं। जब जेपीसी आई थी तो आप भी गए थे, मैंने देखा था, आपकी तस्वीरें आई थी। आपने क्या ऑब्जेक्शन रेज किए थे और क्या आपको लगता है कि उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया गया या सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे आया है आपकी बात सुनी गई थी? देखिए, जो ऑब्जेक्शन मैंने किए थे वो पूरी कौम ने किए थे। हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों का एक ही ऑब्जेक्शन था, मेरा भी वही था। अभी आपने कहा कि सरकार फायदे का कानून ला रही है। भारत में इस वक्त जो सरकार है, वो जो कानून ला रही है वो सिर्फ 3 लोगों के लिए फायदे के हैं, अंबानियों के लिए, अडानियों के लिए और जय शाह के लिए। बाकी पूरे हिंदुस्तान में अपर क्लास हिंदुओं को छोड़कर सारे कानून जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, वो देश के लोगों को गुमराह करने के लिए और उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी दौलत छीनने के लिए। क्या भारत ने जो कानून बनाया उससे आदिवासी खुश हैं? क्या बैकवर्ड खुश हैं? क्या दलितों के खिलाफ कानून नहीं बने हैं? क्या आदिवासियों की ज़मीन अंबानी को नहीं दी गई है, अडानी को नहीं दी गई है? क्या मुसलमानों की ज़मीन छीनकर अंबानियों अडानियों को देने की तैयारी नहीं है? मुझे बताइए। ये पूरे हिंदुस्तान की प्रॉपर्टीज को भारत की सरकार प्रबंधन करना चाहती है और मुसलमानों को उनका जायज हक देना चाहती है, तो तकलीफ किस बात की? हिंदुस्तान के 15% लोगों को अगर हटा दिया जाए तो 85% लोगों को जिसमें बुराई दिख रही है, वो बुराई आप लोग को क्यों नहीं दिखती है? खाली छोटा सा सवाल है सर। एक जज साहब से अगर डायरेक्ट बात हो जाए, उनसे खाली इतना पूछ लें कि किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी में, धार्मिक प्रॉपर्टी में आप किसी दूसरे धर्म के आदमी को क्यों गुजर रहे हैं और आप उसको जायज भी मान रहे हैं? तो आपके मकान में क्यों ना घुस जाए हम, फिर आप उसको गलत क्यों मानेंगे? मैंने सबसे पहले शुरू में बताया था कि एक फैसला किया, फैसले में जब पेशी हुई तो कहा गया कि साहब ये 3 भाइयों का मकान है लेकिन रहेंगे नहीं, ये छू नहीं सकते दीवार। मंदिर न्यास में कोई मुसलमान नहीं है, आपके गलत इन्फॉर्मेशन है। मुसलमान में दलित पूछे थे। हाँ, दलित एक सिंगल दलित पूछे। हाँ, तो दलित क्या? इन्होंने दलित के लिए पूछा था। नहीं, मसला ये है, हमें आपके न्यास में रहना भी नहीं है। बात समझिए, हमें किसी सिख गुरुद्वारे में रहना भी नहीं है, हमें किसी मंदिर में कोई भी पोस्ट नहीं चाहिए। गिरजाघरों में कोई दिलचस्पी नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं गिरजाघरों में, वो उनको रहने दीजिए। आप खाली इतना कर दीजिए कि आप हमारे जो धार्मिक काम हैं उनमें आप अपने लोगों को मत घुसड़िए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अगर आप घुसड़ रहे हैं तो आपके दिल में कालक है। बिल्कुल। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी मेहमानों का बहुत
धन्यवाद प्रकट करता हूं। इस पर चर्चा में आप सबने अपना कीमती वक्त निकाला और शामिल हुए। बहनों भाइयों, छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको जीनत सिद्दीकी मिलेंगी जो बताएंगी कि अखिलेश यादव ने एक निर्णय किया है कि वो जनता से पूछ कर किसी को टिकट देंगे। बिना सर्वे किसी को टिकट नहीं मिलेगा। जनता जिसको बोलेगी समाजवादी पार्टी उस सीट से उसको टिकट देगी। तो किसको टिकट मिलने वाला है? एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत आपको जीनत सिद्दीकी बताएंगे।